आज की कहानी बताएगी कैसे दिल्ली प्राचीन इंद्रप्रस्थ से लेकर मुगल, अंग्रेज और स्वतंत्र भारत तक सत्ता का केंद्र बनी रही। बहुत पुरानी बात है। वह समय जब धरती पर न कोई महल थे, न ऊंचे किले, न राजधानियों की चमक दमक। लोग छोटे छोटे गांवों और जनपदों में रहते थे। पर इतिहास की धारा जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे कुछ भूभाग दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण होते गए, और उनमें सबसे विशेष थी यमुना के किनारे की भूमि। वह भूमि जिसे बाद में पूरी दुनिया दिल्ली के नाम से जानने लगी। यही वह धरती थी जहां सबसे पहले पौराणिक गाथाओं की गूंज सुनाई दी। कहते हैं महाभारत के समय पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर नया नगर बसाने का आदेश मिला। उन्होंने यमुना के तट पर एक भव्य नगर खड़ा किया जिसका नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। वह नगर केवल इमारतों का समूह नहीं था, बल्कि पांडवों की वीरता और उनकी सत्ता का प्रतीक था। जब अर्जुन अपने धनुष की टंकार से शत्रुओं को परास्त करते और युधिष्ठिर धर्मराज न्याय का राजदंड संभालते, तब इंद्रप्रस्थ का गौरव चारों दिशाओं में फैलता। तभी यह धारणा जन्मी कि इस भूमि पर जो राज्य करेगा, उसका प्रभाव संपूर्ण आर्यावर्त पर छा जाएगा। समय आगे बढ़ा। मौर्य वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत को एक धागे में पिरो दिया। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर दिल्ली को उन्होंने सामरिक दृष्टि से मजबूत चौकी बना दिया। फिर आए सम्राट अशोक, धर्म का ध्वजवाहक। उनके साम्राज्य की छत्र छाया में दिल्ली व्यापार और प्रशासन का प्रमुख स्थल बनी। फिर आया गुप्त युग, भारत का स्वर्ण काल। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती। उनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रही, पर दिल्ली को उन्होंने उत्तरी भारत के प्रशासन और व्यापार का केंद्र बना दिया। इस समय दिल्ली विद्या, कला और संस्कृति का संगम भी बनी। यहाँ व्यापारी कारवां ठहरते, कवि और विद्वान चर्चाएं करते और सैनिक चौकियां तैनात रहती। धीरे धीरे यह भूमि केवल नगर नहीं रही, बल्कि भारतीय शक्ति का द्वार बन गई। फिर 11वीं शताब्दी आई। तोमर वंश का परचम लहराया। अनंगपाल तोमर ने लालकोट नामक दुर्ग बसाया। यही वह क्षण था जब दिल्ली ने पहली बार स्थायी राजधानी का रूप लिया। लालकोट की दीवारें आज भी गवाही देती हैं कि कैसे उस युग में दिल्ली को स्थायित्व मिला। फिर मंच पर आए पृथ्वीराज चौहान, वह योद्धा जिसने अपनी तलवार की धार से असंख्य शत्रुओं को हराया। उनकी राजधानी दिल्ली थी और उनके दरबार की शान अद्भुत। कवि चंद बरदाई उनके पराक्रम का वर्णन करते, परंतु नियति क्रूर थी। मोहम्मद गौरी के साथ तराइन की लड़ाई हुई और 1192 ईस्वी का वह दिन आया जब चौहान पराजित हुए। इतिहास की धारा बदल गई। गौरी विजयी हुआ और दिल्ली की सत्ता उसके हाथों चली गई। उसके बाद शुरू हुआ सल्तनत काल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। यह केवल पत्थरों का स्तंभ नहीं था, बल्कि यह घोषणा थी कि अब दिल्ली पर तुर्कों का आधिपत्य है। ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया, जिसने दिल्ली को और भव्य बनाया। फिर खिलजी वंश का उदय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसकी गूंज दक्षिण भारत तक पहुंची। उसके शासन में बाजार व्यवस्था सुधरी, सेना मजबूत हुई और दिल्ली से पूरे भारत पर नियंत्रण कायम हुआ। इसके बाद तुगलक वंश आया। गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीनों ने दिल्ली को सजाया संवारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदलने का साहस किया, पर उसे भी वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उसने स्वयं मान लिया कि दिल्ली के बिना शासन अधूरा है। यही दिल्ली की शक्ति थी, एक ऐसा आकर्षण जो राजाओं को बार बार खींच लाता था। 16वीं शताब्दी में आसमान पर एक नया सितारा चमका, मुगलों का। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के पास इब्राहिम लोदी को हराया। यद्यपि बाबर और हुमायूं ने राजधानी आगरा को चुना, पर उनके वंशजों ने दिल्ली की ओर रुख किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को महत्व दिया, पर शाहजहां ने दिल्ली को नया जीवन दिया। 1638 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी रचनाएं खड़ी की। यह शहर मुगलों की शान और शौकत का प्रतीक बना। गलियों में इत्र की खुशबू बिखरी रहती, बाजारों में कव्वालियां गूंजती और दरबार में शहनाई बजती। दिल्ली का नाम सुनकर ही संसार जान जाता कि यही वह धरती है जहां से भारत पर साम्राज्य चलता है। परंतु वैभव अधिक समय तक स्थिर न रहा। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। लाल किला में कत्लेआम हुआ। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट लिया गया। दिल्ली की धरती लहूलुहान हो गई।
इसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले हुए। जनता त्रस्त हुई, पर अजीब विडंबना थी, भले ही दिल्ली उजड़ जाए, हर आक्रांता इसे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। इसी समय मराठे भी दिल्ली पहुंचे। कुछ समय तक उन्होंने प्रभाव जमाया, पर अंग्रेजों की चालों के आगे वे टिक न सके। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहराया। दिल्ली अब विदेशी व्यापारियों के शिकंजे में थी। 1857 का वर्ष आया। दिल्ली फिर से विद्रोह का केंद्र बनी। सिपाही क्रांति की गूंज पूरे देश में फैल गई। बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रतीक बनाया गया। लाल किले में एक बार फिर आजादी की मशाल जली, पर अंग्रेजों ने क्रूरता से विद्रोह दबा दिया। जफर को कैद कर रंगून भेजा गया। दिल्ली अब पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गई। फिर आया 1911 का साल। अंग्रेजों ने कोलकाता से राजधानी हटाकर दिल्ली को चुना। उनके लिए भी यही धरती सबसे उपयुक्त थी। यहां से पूरे भारत का प्रशासन चलाना आसान था। राजा जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में आया और घोषणा हुई कि अब राजधानी दिल्ली होगी। नई दिल्ली बसाई गई, जिसकी योजना लुटियंस ने बनाई। चौड़े मार्ग, भव्य इमारतें और अंग्रेजी शासन का अहंकार, सब कुछ दिल्ली में समा गया। अंततः 1947 का वर्ष आया। भारत स्वतंत्र हुआ। अब यह प्रश्न ही नहीं उठता था कि राजधानी कहीं और हो। दिल्ली ने सब कुछ देखा था। पांडवों का इंद्रप्रस्थ, तोमर और चौहान का वैभव, सल्तनत की तलवारें, मुगलों की शान, नादिर शाह का कत्लेआम, अंग्रेजों का शासन और सिपाहियों का विद्रोह। अब यह जनता की राजधानी बनी। आज जब हम दिल्ली को देखते हैं तो हमें केवल लाल किला, इंडिया गेट या संसद भवन दिखाई देते हैं, पर यदि ध्यान से सुने तो हवाओं में इतिहास की आवाजें आज भी गूंजती हैं। कभी अर्जुन की धनुष की टंकार, कभी पृथ्वीराज की तलवार, कभी खिलजी की सेनाओं का शोर, कभी शाहजहां के दरबार की शहनाई, कभी 1857 की क्रांति की पुकार और कभी स्वतंत्रता सेनानियों का जय घोष। दिल्ली केवल ईंट पत्थरों का शहर नहीं है, यह सत्ता का चुंबक है। जो भी इस पर राज करता है वह संपूर्ण भारत पर शासन करने की आकांक्षा करता है। यही कारण है कि हर युग, हर राजा, हर साम्राज्य ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने की चेष्टा की, और यही कारण है कि दिल्ली आज भी भारत के हृदय की धड़कन बनी हुई है।